हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ष 2024 के साइंस सब्जेक्ट को हल करने वाले हैं। देखिएगा, इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को आप लोग देखेंगे कि उन प्रश्नों के आंसर आपको किस तरीके से देने हैं। तो देखिएगा, जैसे आज का आपका पहला प्रश्न है और इस पेपर का भी आपका पहला प्रश्न है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। उनमें से आज आप पहले प्रश्न को देखिएगा। इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। आपसे कहा गया है कि आपको कैसा प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ कुछ शब्दों को ध्यान रखिएगा। आपको आभासी प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? आभासी और आकार में बड़ा। और आपसे पूछा है कौन से दर्पण का उपयोग करना है। तो एक बात यहाँ समझिएगा, इसमें आपके जो दर्पण है वो है मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय भी दो प्रकार से बट जाता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो एक बात यहां समझिएगा, आप समतल दर्पण के लिए, तो समतल दर्पण का काम क्या होता है? जो समतल दर्पण होगा वो हमेशा सदैव बराबर यानी सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के आकार के बराबर। जो समतल दर्पण है सदैव वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। इसमें कहा गया आभासियों आकार में बड़ा। आभासी तो बनाता है समतल, लेकिन आकार में बड़ा नहीं बनाता, आकार में बराबर बनाता है। इसके बाद देखिएगा, आपको दूसरे पॉइंट पे क्या कहा गया? अवतल। अवतल, अब यहां एक बात तो आ गया आपका समतल। फिर आता है गोलीय, और गोलीय होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब यहां आपको समझना है उत्तल और अवतल को। तो देखिएगा, उत्तल, जो उत्तल दर्पण है ये सदैव छोटा बनाता है। सदैव क्या बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये सदैव छोटा बनाता है। जो आपका उत्तल दर्पण है सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा। आभासी तो बनाएगा, सदैव छोटा बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा? आभासी। जो आपका समतल दर्पण है ये वस्तु के बराबर बनाता है, लेकिन ये भी क्या बनाएगा? आभासी बनाएगा। अब एक ही दर्पण आपके पास बचता है, जो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन एक दशा है इसमें भी जहां पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वह स्थिति क्या है? जब वस्तु को कहां रख दिया जाए। यह अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है फोकस, प्रकाशिक केंद्र यानी फोकस हो गया, इसे ध्रुव कहा गया। और यह वक्रता केंद्र। जब यहां पर वस्तु को रख दिया जाता है फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु की तुलना में क्या बनेगा? बड़ा। क्योंकि यहां से एक बार किरणों को भेजेंगे, ऐसा लग जाए कि किरण कहां से आ रही है? फोकस से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। एक बार ऐसे प्रतीत हो कि किरण आ रही है वक्रता केंद्र से, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब ये दो किरणें कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती हुई जा रही है। तो ये किरणें मिल नहीं सकती हैं, बल्कि निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये किरणें यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यही होगा आपका प्रतिबिंब ए डैश और ये होगा बी डैश। मतलब ये है, अगर आपकी वस्तु ए बी है तो उसका जो प्रतिबिंब है, देखिएगा यहाँ प्रतीत हो रही है मतलब आभासी है। आपसे आभासी कहा भी गया, आकार में बड़ा है क्योंकि वस्तु छोटी है, जबकि प्रतिबिंब क्या है?
बड़ा है, तो इस तरीके से आपका जो विकल्प है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और आकार में बड़ा बनाता है। बाकी कोई दर्पण नहीं है जो बड़ा बना दे। समतल बराबर बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है। अब अवतल ही एक है जो बड़ा बना सकता है। इसके बाद देखिएगा, ठीक उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन वो लेंस से दिया गया है। कहां से? लेंस से। किसी वस्तु का आभासी सीधा एवं आकार में बड़ा, आभासी सीधा एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग आपको करना है? तो लेंस और दर्पण ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो काम अवतल लेंस करता है वो काम उत्तल दर्पण करता है, और जो काम उत्तल लेंस करता है वो काम यहाँ अवतल दर्पण करता है। तो अवतल दर्पण का कार्य वहां उत्तल लेंस करेगा। तो अभी आपने देखा कि जो आपका अवतल दर्पण है वही आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का काम करता कौन है? उत्तल लेंस करता है। जैसा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण बना रहा है वही सेम प्रतिबिंब आपका क्या बनाएगा? उत्तल लेंस बनाएगा। तो यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? उत्तल लेंस। जैसे अभी आप समझे, ठीक विपरीत होता है। अभी आपने कहा उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, तो यहाँ जो अवतल लेंस होगा वो हमेशा क्या बनाएगा? छोटा बनाएगा। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनेगा? छोटा। जबकि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर तीनों स्थितियों में बन सकता है। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? उत्तल लेंस सही हो जाएगा। यहाँ समतल लेंस बिल्कुल नहीं होता। अगर समतल है तो उसे आप कांच की प्लेट कह सकते हैं, लेंस नहीं कह सकते। इतना तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। लेंस आपके हैं वैसे मुख्यतः है तो 6, लेकिन मुख्यतः 2 ही हैं, एक द्विउत्तल और एक द्विव अवतल। द्विव उत्तल को केवल उत्तल भी कह सकते हैं और द्विव अवतल को केवल अवतल भी कह सकते हैं। तो अब इतना तो आपको स्पष्ट पता चल गया। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न, नहीं तीसरा प्रश्न इसमें है, आकाश के नीले रंग दिखने का क्या कारण है? मतलब आसमान का रंग दिखाई नीला क्यों देता है? सबसे आसान सा क्वेश्चन भी है। अगर आपसे कह दिया जाए आसमान का वास्तविक रंग कैसा है, आपसे अगले आने वाले पेपर में पूछ लिया जाए आसमान का वास्तविक रंग कैसा, तो आप बताएंगे आसमान का वास्तविक रंग काला है। आसमान का वास्तविक रंग काला है, फिर ये नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? ये नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब एक बात समझिएगा, प्रकीर्णन है क्या? जब सूर्य के प्रकाश की किरणें, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें धूल धुआं एवं जल के कणों से गुजरती हैं तो ये कण एक प्रिज्म का कार्य करने लगते हैं। और प्रिज्म का कार्य क्या होता है? प्रिज्म का कार्य क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, इसमें विजिलेंस सबसे अधिक किसका होता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। अगर यहाँ कोई प्रिज्म है और यहां से भेज दिया जाए किसको? सूर्य के प्रकाश को, तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश जाएगा तो ये कई रंगों की किरणों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये कौन होता है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहां से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इस बार नहीं पूछा गया लेकिन अगली बार पूछा जा सकता है, किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिएगा सबसे ज्यादा कौन रंग फैली हुई है? तो आप कहेंगे बैगनी प्रकाश। कौन प्रकाश? जो बैगनी प्रकाश की किरण है वो सबसे ज्यादा फैली हुई है, अर्थात इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है।
यहाँ इसके बाद कहा जाए सबसे कम प्रकीर्णन किस प्रकाश का है, तो आप बताएंगे लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अब यहाँ सूर्य का जो प्रकाश बैगनी होता है, ये भी जामुनी, जो आपका जामुनी दिया गया है, जामुनी हो गया और नीला हो गया, ये तीनों लगभग एक ही रंग के हैं, लगभग एक ही है, एक तो नहीं है लेकिन लगभग एक ही, और इन तीनों का फैलाव अधिक होने के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई दे जाता है। तो आपका इसमें विकल्प दिया गया है। अब इसमें आपका विकल्प दिया है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी, जामुनी और नीला का, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब यहाँ क्वेश्चन जैसे आ सकता है, सबसे कम प्रकीर्णन किस प्रकाश का, आप कहेंगे बिल्कुल लाल प्रकाश का है। अगर यहाँ कहा जाए खतरे का सिग्नल लाल प्रकाश का ही दिखाया जाता है, क्यों, तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका फैलाव बहुत कम होता है, जिससे जो लाल रंग होता है ये दूर से ही आपको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग से दिखाया जाता है, ताकि दूर से अगर आप देख रहे हो तो आपको सिग्नल स्पष्ट दिखाई दे जाए। इसके बाद अगर कहा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास का क्षेत्र लाल होता है, क्यों, तो ये भी आपका वही उत्तर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बाकी रंग तो जल्द से फैल जाते हैं, लेकिन जो लाल प्रकाश होता है वो आसानी से इतनी जल्दी फैल नहीं पाता, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य के आसपास का क्षेत्र है थोड़ा लाल दिखाई देता है। तो यहाँ आपका जो विकल्प सही हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। अगला पॉइंट आपसे कहा गया है, अगला प्रश्न, 3 तो हो गया, आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ तो अब आपको स्पष्ट हुआ होगा कुछ। जो आपका चौथा प्रश्न है इसमें कहा गया प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपको कुछ विकल्प दे दिए गए हैं। पहला कहा गया जल में, बी ऑप्शन कहा गया कांच में, तीसरे ऑप्शन कहा गया हीरे में, और चौथा कहा गया निर्वात में। इसमें आपको देखना है कि जल में, हीरे में, कांच में, तो आप देखिएगा जल आपका है क्या, तो जल द्रव है, इसमें कण तो कुछ पास पास होते ही हैं। इसके बाद कहा गया कांच में, तो कांच ठोस है, कांच क्या है, ठोस पदार्थ है, और यहाँ कण तो बहुत पास पास होते हैं। हीरा और ही ज्यादा सख्त पदार्थ है, यहाँ भी कण पास पास होते हैं। निर्वात का मतलब यहाँ कोई माध्यम उपस्थित नहीं, हवा भी नहीं है, मतलब यहाँ कोई माध्यम का कण ही नहीं, तो प्रकाश की जो चाल होगी वो सबसे अधिक कहाँ होगी, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगी निर्वात में, क्योंकि यहाँ कोई माध्यम है ही नहीं, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तो यहाँ स्पीड बहुत अधिक होगी। और यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो एक बात याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना तो आपको स्पष्ट समझ में आया ही होगा। अब देखिएगा आगे अगला प्रश्न कहा जाए, अगर यहीं पर कहा जाए प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी, तो आप कहेंगे हीरे में न्यूनतम होगी, क्योंकि जो हीरे के कण है वो बहुत पास पास हैं। जैसे इसमें देखिएगा आपका अगला पॉइंट क्या है, अब यहां पर आपसे कहा गया यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी समायोजन में जोड़ा जाए, मतलब अगर आपको 3 प्रतिरोध दे दिए जाए, मान लो 3 प्रतिरोध, और तीनों को किस क्रम में जोड़ना, एक प्रतिरोध आपको R1 दे दिया गया, एक प्रतिरोध आपको R2 दे दिया गया, और एक तीसरा प्रतिरोध है जिसे आप R3 कह सकते हैं। आपको 3 प्रतिरोध दे दिए गए, कितने प्रतिरोध दिए गए, 3। एक प्रतिरोध हो गया आपका R1, और एक प्रतिरोध हो गया R2, एक प्रतिरोध हो गया R3। इस प्रकार से यदि आपको 3 प्रतिरोध दे दिए गए और आपसे कहा क्या गया है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी समायोजन में जोड़ दिया जाए, मतलब आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो, उसके बाद कह रहा है तो सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा किसका, तो पहली बात तो आपको यह समझना श्रेणी क्रम है क्या, श्रेणी क्रम है क्या, तो एक बात याद रखिएगा, यदि सभी प्रतिरोधों के
दूसरे सिरे अपने अगले प्रतिरोधों के पहले सिरे से जुड़े हों तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिएगा, एक प्रतिरोध, फिर ये रहा दूसरा प्रतिरोध और ये रहा तीसरा प्रतिरोध। यहां देखो, ये है पहला सिरा और ये इसका है दूसरा सिरा, तो ये इसका पहला दूसरा पहला दूसरा। यहां देखिएगा, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का संयोजन आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार स्पष्ट कीजिएगा, यदि सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हों तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होती है? धारा। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। तो यहां आपका विकल्प हो जाएगा, विकल्प इसमें पहला विकल्प दिया गया प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं हो सकता। दूसरा कहा है प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ये भी समान नहीं हो सकती। अगर प्रतिरोध अधिक रहेगा तो वहां पर धारा की रुकावट ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो वहां पर धारा की रुकावट कम हो जाएगी और वहां कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। तीसरा विकल्प इसमें दिया है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, यही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आपका 5वां क्वेश्चन था। अब आपका 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है? मतलब आपको बताना है प्रतिरोध, यानी किसी भी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित किया गया, मतलब यहां मान लो कोई प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा होता है उस विभवांतर का मात्रक क्या होगा? इकाई का मतलब उसका मात्रक आपको बताना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर या विभव दोनों है, चाहे वो विभव कहिएगा चाहे विभवांतर। अगर विभव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं, अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वहां पर जो भी कार्य किया गया होगा उस कार्य को आप क्या कहोगे? विभवांतर कहोगे। अगर अनंत से लेकर आए हो तो उसे क्या कहोगे? विभव कहोगे। तो चाहे विभव होगा या विभवांतर होगा, मात्रक तो इसका क्या होगा? वोल्ट होगा। चाहे विभव हो चाहे विभवांतर, मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। यहां आपको V बराबर सूत्र मिलता है W/Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को भी V या डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी आप कह सकते हैं और वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसका मात्रक 2 होगा, या तो जूल प्रति कूलाम होगा या फिर क्या होगा? वोल्ट होगा। आपका विकल्प इसमें दिया है ओम, गलत हो गया, क्योंकि ओम किसका मात्रक है? तो ओम आप कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। फिर कहा गया एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है? वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया वोल्ट, तो वोल्ट ही होता है विभव या विभवांतर का मात्रक। इसमें डी ऑप्शन दिया गया वाट, तो वाट होता है वैद्युत शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? वैद्युत शक्ति का। अब आप देखेंगे आपका 7वां प्रश्न, तो आपका विकल्प कौन सही हुआ? सी ऑप्शन सही है, वोल्ट। अगर कहा जाएगा विभवांतर की इकाई क्या है तो आप बताएंगे वोल्ट। 7वां आप देखिएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती क्या है? तो आप कहेंगे कि यहां पहला विकल्प दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। अब यहां देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? तो फ्लेमिंग ने अपना बताया 3 अंगुलियां ली, एक तो अंगूठा, उसके पास वाली 2 उंगलियों को, अंगूठा और पास वाली 2 उंगलियों को इन्होंने कहा यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच की उंगली वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा?
प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग ने जो अपनी 3 उंगलियां फैलाई थी, तो फ्लेमिंग ने कहा आप अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत। तो एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र, एक हो गई धारा, और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ये भी आपका जो विकल्प आपको दिया गया है, इसमें विकल्प दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। फिर दूसरा है चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की दिशा के समांतर, जी समांतर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लंबवत होता है। इसमें तीसरा विकल्प है इन दोनों दिशाओं के लंबवत, मतलब धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो यही आपका सही है फ्लेमिंग के अनुसार। इसके बाद देखिएगा आपसे कहा गया एल्केनो का सामान्य सूत्र। अब आपको देखिएगा आप पहुंचेगा हाइड्रोकार्बन में, किसमें पहुंचेगा, हाइड्रोकार्बन में। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको दिया गया है एल्केनो का सामान्य सूत्र। तो एल्केन है क्या, ध्यान रखिएगा, एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। एल्केन है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एल्केन हाइड्रोकार्बन तो है। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन होते क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल और केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो आपके हैं उन्हें आप दो तरीके से बांट सकते हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो आपके हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दो प्रकार के हैं। हाइड्रोकार्बन आपके कितने प्रकार के हैं, दो। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां समझना संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध से जुड़ी हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध से जुड़ी हो, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने या साझा करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगर देखा जाए कार्बन को, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। अगर इसको बांटा जाए कोषों और उपकोषों में, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हुए और दूसरे कोष में थे आपके पास कुल कितने, 6 थे। आपने 2 दे दिए पहले कोष को, शेष कितने बचे, 4। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, तत्व अभिक्रिया करते ही क्यों है, अपना बाह्य कोष पूरा करने के लिए ही वो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और यहाँ पर होते कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। आपके पास जब 4 है ही, तो पूरा होने के लिए कितने की जरूरत है, 4 की। अतः अब ये 4 से साझा करेगा, कितने से साझा करेगा, 4 से। तो संयोजकता की परिभाषाएं आप क्या देते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने या साझा करने की क्षमता को इस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ कार्बन है 4 है और 4 की जरूरत है, अतः कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। अगर कहा जाएगा कार्बन की संयोजकता है कितनी, तो आप साफ साफ बता देंगे कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब संतृप्त में समझे, मान लो अगर कार्बन है तो कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ी हो, तो आप उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहोगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ी होती हैं। मतलब यानी वहां चारों संयोजकता एकल बंध से थी और यहाँ द्विबंध या फिर त्रिबंध उपस्थित होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा संतृप्त में है कौन, तो संतृप्त में आता है आपका एल्केन। संतृप्त में कौन आता है, एल्केन। और असंतृप्त में आता है आपका 2, एक तो एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है। यहां देखिएगा आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक हाइड्रोकार्बन है जिसे आपने क्या कहा, एल्केन।
एल्केनिक समूह का नाम है। अब ये आपका एल्केन समूह हो गया और यहाँ पर दो समूह है, एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, इनके सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, नहीं तो यहां कह सकते हैं कार्बन जो होगा और हाइड्रोजन, तो यहाँ दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो है ही। यहाँ देखिएगा इसमें कहा क्या गया, अगर कार्बन के n कण है, कार्बन के कितने हैं n, तो जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन का दुगुना होगा लेकिन उससे दो अधिक होगा, कार्बन के दुगुने से दो अधिक होगा। अगर बात करें कि C अगर एक है, तो अगर एक है तो यहाँ एक दूना दो और दो से दो अधिक कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अगर C एक है तो H कितना होगा 4, और एक रहे लिखो चाहे ना लिखो ये बन जाएगा आपका CH4। ये पहला सदस्य है। अगर कहा जाए दो कार्बन, तो दो का दुगना कीजिए, दो दुगना 4 और 4 में दो जोड़ दीजिए, दुगने से दो जोड़ना है तो 4 और 2 6, C2H6। तो इस तरीके से आपका जो एल्केन होता है उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन के दुगने से दो अधिक होती है, कार्बन के दुगने से दो क्या होती है? अधिक। अब अगर कहा जाए एल्केन ग्रुप का प्रथम सदस्य क्या है, तो आप बताओगे CH4, जिसे हम मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। इसके बाद समझिएगा एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? कार्बन का दुगुना, मतलब सीधा सीधा दुगुना होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n। और एल्काइन क्या होगा? तो एल्काइन कार्बन के दुगुने से दो कम होता है, तो ये होगा CnH2n माइनस 2। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप, एक बात का क्या रखिएगा विशेष ध्यान, वहां पर एक कार्बन से शुरुआत हो जाती है लेकिन यहाँ एक कार्बन से शुरुआत बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ कम से कम दो कार्बन होंगे। अगर मान लो एक कार्बन करते हैं तो C अगर एक कर दिए तो H कितना हुआ? 2 हुआ, CH2 हुआ। अब यहाँ कार्बन में 4 की जरूरत थी, ये तो पूरा नहीं होगा, एक H एक से जुड़ेगा तो 2H दो से जुड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। अगर C2 है तो H क्या होगा? दुगुना 4। अब ये आपका पहला सदस्य है। यहाँ अगर बात करेंगे C2 है तो दो दूना 4 और 4 में से दो घटेगा तो यहाँ H भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम सदस्य। एल्कीन ग्रुप का प्रथम सदस्य क्या है? तो दो कार्बन है, तो यहाँ एल्कीन के लास्ट में आप इन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? इन। तो आप इसे एथीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथीन। एथीन कहेंगे तब भी से इसका सामान्य नाम एथिलीन होता है। जो एथीन है, एथीन का सामान्य नाम क्या होता है? एथिलीन होता है। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य कौन है, तो अगर आपसे नाम पूछ लिया जाएगा, इस ग्रुप का सूत्र पूछा जाएगा तो आप बताएंगे CnH2n। लेकिन अगर इसका प्रथम सदस्य पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे C2H4। ये इसका अड़सूत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नाम क्या होगा, तो चाहे आप एथिलीन कहेंगे और चाहे आप एथीन कहेंगे। स्पष्ट? इसके बाद देखिएगा एल्काइन, एल्काइन ग्रुप का प्रथम सदस्य कौन है? पहली बात इसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n माइनस 2 होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। इसके बाद इसका प्रथम सदस्य है C2H2, इसे आप एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन। और एसिटिलीन को एल्काइन भी कहते हैं। एसिटिलीन को क्या कहते हैं? मतलब ये दो कार्बन है ना, एल्काइन ग्रुप का तो है ही, अगर दो कार्बन है तो दो के लिए होगा एथ, एथ में जोड़िएगा आइन तो बन जाएगा एथाइन। अगर C2H2 का आईपीसी नाम पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे एथाइन, और इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिलीन होता है। तो यहां तक आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें संतृप्त और असंतृप्त क्या है, और प्रत्येक के सूत्र क्या है, प्रत्येक के प्रथम सदस्य कौन है। अब देखिएगा इसमें आपका आज का अगला प्रश्न है। हाँ देखिए दोस्तों, आपको दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। इसमें आपको दिया है पहला विकल्प C2H4, C3H6। दूसरा है इसमें CH3OH, CH3CHO। फिर अगला है HCHO, CH3CHO। चौथा विकल्प है C2H5OH, CH3O,
CH3। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर अब आपको समझना है इसमें आपको कौन सा विकल्प लगाना है कि क्या सही और क्या गलत। इसमें सबसे पहले समझिएगा समजातीय श्रेणी होती क्या है। तो वह श्रेणियां जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, मतलब समजातीय श्रेणी है, मतलब वह श्रेणियां जिनमें क्रियात्मक समूह समान है। अगर क्रियात्मक समूह समान है तो आप उसे समजातीय कहोगे, अगर क्रियात्मक समूह समान नहीं है तो आप उन्हें कहेंगे विजातीय। क्या कहेंगे? विजातीय। यहाँ पर एक जाति के नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए, देखिएगा कार्बन के दुगुने से 2 अधिक है, कार्बन के दुगुने से 2 अधिक है, जैसा कि इसके पहले के कुछ प्रश्नों में बताया गया है। कुछ श्रेणियां हैं आपके पास, जैसे आपकी एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है और एल्काइन श्रेणी है। तो एल्कीन श्रेणी के दोनों सदस्य हैं। दोनों सदस्य किसके हैं? एल्कीन के, क्योंकि CnH2n वहां सूत्र होता है CnH2n। तो यहाँ आपको दे दिया गया है दुगुना। कितना दिया गया है? दुगुना दे दिया गया है। 2 दूना 4, तो यानी ये विकल्प आपका सही है। 3 दूना 6। ये किस श्रेणी का है? तो एक ही श्रेणी के सदस्य हैं ये, जो आपकी श्रेणी है एल्कीन श्रेणी। तो ये दोनों क्या है? समजातीय। इसके बाद देखिएगा यहाँ क्रियात्मक समूह OH है, जबकि यहाँ CHO है, मतलब ये एल्कोहली समूह है, जबकि यहाँ एल्डिहाइडी समूह आपको दिया गया है बांड CHO। यहाँ देखिएगा ये भी आपका एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह बांड CHO है, और यहाँ भी आपका क्रियात्मक समूह बांड CHO एल्डिहाइडी समूह। तो आपका ये विकल्प तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ दोनों क्रियात्मक समूह समान नहीं है, और यहाँ पर क्रियात्मक समूह समान है। तो ये 2 विकल्प आपके क्या है? सही है। फिर यहाँ आपको देखना है आपका चौथा विकल्प। यहाँ एल्कोहली समूह है, जबकि यहाँ ईथर है, बांडो बांड अर्थात ऑक्सी समूह है। तो यहाँ समझिएगा कि ये भी विकल्प आपका क्या है? गलत। यहाँ क्रियात्मक समूह समान नहीं है। तो अब इसमें आपको उत्तर दिया गया है, कह रहा पहला एवं दूसरा सही है। तो पहला दूसरा सही नहीं है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो पहला विकल्प गलत। फिर कहा पहला और चौथा, तो पहला तो सही है लेकिन चौथा गलत है, इसलिए आपका विकल्प हो गया गलत। फिर दूसरा और चौथा कह रहा, तो दूसरा चौथा दोनों गलत है। फिर आपसे कह रहा पहला एवं तीसरा, जी आपका पहला एवं तीसरा वाला विकल्प क्या है? सही है, जो इस प्रश्न का आपका चौथा यानी डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? अगर गर्म जल कह रहा होता तो काफी गैसें उत्पन्न कर सकती हैं। ठंडे जल से वही धातुएं क्रिया करती हैं जो बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। इसमें सबसे पहले आपका दिया तांबा Cu। तो ये तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे, ये तो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा विकल्प है सोना, जिसे आप Au से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हाइड्रोजन के बहुत नीचे है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता। एक तीसरा है पोटेशियम, जो कि बहुत अधिक सक्रिय धातु है, जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर भी स्थित है, और बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण जो पोटेशियम है वो क्या उत्पन्न कर देगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगा। एल्यूमिनियम है, ये ठंडे जल से तो शायद नहीं, लेकिन गर्म जल से उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आपके प्रश्न में कहा क्या गया है? ठंडे जल से। तो ठंडे जल से एल्यूमिनियम भी आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आपका एक विकल्प सही हो जाएगा इसमें पोटेशियम, जिसमें सी ऑप्शन है। पहला तांबा गलत है, दूसरा सोना ये भी गलत है, तीसरा है पोटेशियम, ये आपका बिल्कुल सही है, चौथा एल्यूमिनियम, ये भी ठंडे जल से नहीं लेकिन गर्म जल आएगा तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर कौन है? 11। 10 तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका पोटेशियम है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। इसके बाद देखिएगा इसमें क्वेश्चन का आ गया क्वेश्चन नंबर 11, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच, अब एक बात समझिएगा, पीएच, अब यहाँ हाइड्रोजन की सांद्रता होती है, जो आपका पीएच है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को आप क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 7 पीएच वाला जो भी पदार्थ है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ना ही और कुछ, मतलब वो उदासीन माना जाता है। यानी ऐसे विलयन जिनके पीएच 7 होते हैं, ऐसे विलयन जिनके पीएच क्या होते हैं? 7 होते हैं, उन विलयनों को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन। लेकिन अगर 7 से कम है तो उसे कहेंगे अम्लीय। अगर 7 से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? अम्लीय कहा जाएगा। और अगर 7 से अधिक
अगर 7 से अधिक है तो उस विलयन को आप नाम दोगे क्षारीय का। अब देखिएगा, कह रहा है ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वो विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, वो बिल्कुल उदासीन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको 0 यानी शून्य पीएच वाला दिएगा। बताओ पीएच शून्य है, अच्छा बताओ जो 0 है वो 7 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहेंगे 7 से छोटा है। 7 से क्या है, छोटा है। तो जब 7 से छोटा हो गया आपका जो पीएच है वो 7 से छोटा है, तो याद रखिएगा विलयन कैसा हो जाएगा, तो विलयन आपका हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि 0 7 से छोटा है और 7 से छोटा जो विलयन होगा वो होगा अम्लीय। अम्लों का एक और गुण होता है। अम्लों में कौन से आयन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे H+ आयन पाए जाते हैं। क्षारों में कौन से आयन पाए जाते हैं, तो OH- पाए जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, अम्लों में होता है H+ आयन और क्षारों में होता है OH- आयन। इसके बाद और समझिएगा, अगर कहा जाए एक सूचक होता है जिसे आप लिटमस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटमस सूचक। सूचक का मतलब जो विलयन की प्रकृति को बता देता है कि अम्ल है या क्षार है। अगर हम पेपर को किसी पदार्थ में डालें और विलयन का रंग लाल हो जाए, विलयन का रंग क्या हो जाए, लाल। अगर हम लोग नीला लिटमस ले लें, क्या ले लें, नीला लिटमस, और हम अपने विलयनों में डालें, तो एक ऐसा विलयन है जो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो जो अम्ल होगा वही नीले लिटमस को लाल करेगा। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। इतना ध्यान रहे, जो आपके क्षार हैं वो नीले मतलब लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लेकिन जो अम्ल है, अम्ल के लास्ट में ला है तो ये भी लास्ट में लाल कर देगा। इतना ध्यान रखिएगा, अम्ल के लास्ट में ला है तो अंत में वो भी क्या करेगा, लाल कर देगा। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, तो कहेंगे अम्ल। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की उपस्थिति में, मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया, जो पेड़ पौधे होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपनी पत्तियों में भोजन बनाते हैं, और उसमें वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से लेते हैं जल। वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से क्या लेते हैं, जल। और यहां पर क्रियाएं होती हैं CO2 प्लस H2O, यहां होगा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल होना चाहिए, याद रखिएगा, पर्णहरिम। पेड़ सूखा नहीं होना चाहिए, उसकी पत्तियां हरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। और इस क्रिया में पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस, जिन्हें हम लोग जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। तो यहां से निकलेगी कौन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब यहां पर देखिएगा, अगर बात करें कि यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ कितने से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, 6 कार्बन हो गया। बात की जाए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 6 12 हाइड्रोजन हो गया, 6 कार्बन हो गया। अब अगर चेक करें ऑक्सीजन कितना हुआ, तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर। तो अभी तक आपने कितना ऑक्सीजन लिखा, 6। अगर 12 और मिल जाए तो 12 6 18 होगा, तो 6 दूना 12। मतलब यहां से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में एकत्रित करते हैं, और यहां से मुक्त होती है ऑक्सीजन गैस, जो अन्य जंतुओं के लिए जीवनदायिनी गैस के नाम से जानी जाती है। वो जितने भी जंतु हैं वो अपनी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। कौन सी गैस को, ऑक्सीजन गैस को लेकर CO2 छोड़ते हैं, लेकिन पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय, अपना भोजन बनाते समय वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से लेते हैं जल, सूर्य का प्रकाश होता है और क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और ये बना लेते हैं पत्तियों में अपना भोजन, जो कि किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। इसमें आपका विकल्प है पहला ग्लूकोज, दूसरा है CHCl3 और तीसरा है CCl4 और चौथा है CFCl3। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही है वो है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। इसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दे दिया गया है सोडियम एसिटेट CH3COO Na प्लस करके थोड़ा एक खाली स्थान छोड़ दिया गया है, और फिर यहाँ एक उत्प्रेरक दिया कैल्शियम ऑक्साइड, बना है मेथेन गैस CH4, मेथेन गैस बन चुकी है। इसके बाद क्या निकला हुआ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। अब यहां से आपसे कह रहा है इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, इसमें आपका विकल्प दिया KOH, आपको विकल्प पहला दिया है KOH, जिसकी कोई संभावना ही नहीं है। आपका इधर कहीं पोटेशियम था ही नहीं और ना तो इधर पोटेशियम है। अगर हम यहाँ पोटेशियम ला के रख देंगे तो जो परमाणु आपके अभिकारकों में होते हैं वही उत्पाद में भी होने चाहिए। इधर कहीं पोटेशियम नहीं दिख रहा है, इसलिए पोटेशियम वाला विकल्प क्या हो गया, गलत। इसके बाद आपको समझना है दूसरा ऑप्शन NaOH, क्या बन गया आपका NaOH, आपको स्पष्ट है, एक Na था, एक Na यहां मिल जाएगा तो Na कितना बन जाएगा, 2। आपको यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि यही विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। अभी आगे और सब विकल्प बताते हैं। NaOH देखिएगा, एक Na था, एक Na और मिला तो कुल मिलाकर हो गया 2 Na। यहाँ पर CO2 था, एक वो और मिल गया तो बन गया CO3, और ये पूरा जाके बना Na2CO3। बात की गई यहाँ पर बचा हुआ है H चला आएगा CH3 के पास, तो 3 H था, एक H और मिल गया तो कुल मिलाकर हो गया CH4। ये विकल्प आपका क्या है, सही है। इसके बाद इसमें एक दिया NH4OH, NH4OH, यहां पर NH4OH तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यहाँ नाइट्रोजन है, जो कि आपके उत्पाद में कहीं नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा एक और विकल्प है आपका CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी विकल्प आपका गलत है, क्योंकि आपके उत्पादों में Ca बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा इसमें आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। पौधों में किसका कार्य पूछ रहा है, फ्लोएम का। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, तो इसमें आपको विकल्प दे दिया गया है। अच्छा, ये फ्लोएम है क्या, तो एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम क्या है, एक संवहन ऊतक है। तो अब यहां से देखिएगा, मतलब यहाँ इनका काम क्या होता है, तो आपका पहला विकल्प है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन। तो अब आपके पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए गए, एक होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक। तो अब पहला विकल्प आपसे दिया गया है, पहला विकल्प कहा गया है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, यानी पृथ्वी से जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, उन्हें पत्तियों तक और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये काम कौन करता है, तो ये काम आपका जाइलम कर रहा होता है। कौन करता है, जाइलम, यानी खनिज, जो खनिज पदार्थ होते हैं यानी पोषक तत्व, खनिज लवण जिन्हें आप कहते हैं, खनिज लवण और यानी पृथ्वी से जल को कौन पहुंचाता है, तो पृथ्वी से जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। जबकि यहाँ आपसे पूछा किसका गया, तो फ्लोएम का पूछा गया। विकल्प आपका बिल्कुल गलत होगा, यानी जल और खनिज लवण को कौन पहुंचाता है पौधों के विभिन्न भागों तक, तो पहुंचाता कौन है, जाइलम। अब यहाँ पर आपका दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन का काम किसका नहीं होता, फ्लोएम का बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा विकल्प है
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो पत्तियों में जो भोजन बनते हैं, पत्तियों में जो भोजन बनते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, वहां से जो जाइलम नाम का, यानी जो फ्लोएम नाम का ऊतक होता है, जो फ्लोएम नाम का ऊतक है वो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधों की पत्तियों में जो भोजन तैयार हुआ उसे पहुंचाता कौन है? फ्लोएम। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। आपका सी ऑप्शन सही है। फिर है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जैसे आप भोजन अपने मुख में रखते हैं, फिर आप उसको चबाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके आप उसको बारीक करते हैं, मुख में लार उत्पन्न होता है, मुखे में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आप कहेंगे मुख से प्रारंभ होता है। तो आपका पहला विकल्प सही होगा, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से और पित्ताशय से। तो आप बताएंगे मुख से। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन? इसमें कहा गया है थायरॉक्सिन, इसके बाद है एस्ट्रोजन, फिर है जिब्रेलिन और इंसुलिन। तो ये विकल्प आपका होगा जिब्रेलिन, क्योंकि आपको पादपों में 5 प्रकार के हार्मोन मिल सकते हैं। एक है साइटोकानिन, एक है एब्सिसिक एसिड, और एक है ऑक्सिन, और एक है एथिलीन, और एक है जिब्रेलिन। तो आपका जो विकल्प इसमें बी दिया है वो दिया है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन वाला विकल्प अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसमें से कोई भी मिल जाते हैं आपको पेपर में आपके, तो आप लगा सकते हैं। पादपों में जो आपका मतलब हार्मोन मिलता है वो है साइटोकानिन भी मिल जाता है, एब्सिसिक एसिड मिल जाता है, ऑक्सिन मिल जाता है, एथिलीन मिल जाता है और जिब्रेलिन। इस बार तो जिब्रेलिन दिया गया था, तो यही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद देखिएगा, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ से, अधवृक्क ग्रंथ से, पीयूष ग्रंथ से और अग्न्याशय से। तो यहाँ पीयूष ग्रंथ से होता है। कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। अब पीयूष ग्रंथि से होता है, आंतरिक रक्त प्रवाह में होता है। यानी रक्तों के प्रवाह में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। रक्तों के आंतरिक प्रवाह में क्या स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और किस ग्रंथ से होता है? तो आप कहेंगे पीयूष ग्रंथ से। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? तो देखिएगा, परागकण पुंकेसर का हिस्सा होता है और ये लघु बीजाणुधानी से बनता है। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प के जनन अंग है पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है मादा में, और जो पुंकेसर होता है वो होता है नर पादपों में। जबकि इनके साथ में आपको तो कोई विकल्प मिल ही नहीं रहा होगा। बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, तना और जयांग है। तो स्त्री केसर और पुंकेसर के साथ साथ में बाह्य दलपुंज जो होते हैं ये भी जनन अंग के ही भाग हैं। किसके अंग हैं? जनन के अंग हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा, बाह्य दलपुंज, जिसे क्या कहा जाता है? केलिक्स कहा जाता है। इसके बाद है अगला और अंतिम क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। जो पराबैंगनी विकिरण होती है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पराबैंगनी विकिरणों को रोकती कौन है? तो जो ओजोन परत है वही रोक रही होती है। तो आज आपने इन प्रश्नों को तो आसानी से हल कर लिया होगा, और आपको उम्मीद यही है कि लगभग प्रश्न समझ में आ भी गए होंगे। तो अब आगे देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत हैं वो आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।